1947 में इंडिया जब आजाद हुआ था उस वक्त ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर थी, लेकिन उसके बाद में इंडियन करेंसी की डिवैल्यूएशन होती गई और करेंटली $1 के कंपैरिजन में रूपी 74 to 75 के आसपास पहुंच गया है। रुपए की इस डिवैल्यूएशन के पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन एक मेजर रीजन की बात करें तो वो है गवर्नमेंट का खुद से रुपए का डिवैल्यूएशन कर देना। जी हाँ, सही सुना आपने, गवर्नमेंट का खुद से अपनी ही करेंसी का डिवैल्यूएशन कर देना। लेकिन क्यों? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट अपने करेंसी की डिवैल्यूएशन कैसे और क्यों कर दी है, इस डिवैल्यूएशन की वजह से देश को कितना फायदा या नुकसान होता है, और आज के डेट में हमारी जो आईटी इंडस्ट्री $200 बिलियन के ऊपर के वैल्यू तक पहुंच चुकी है और पूरे दुनिया के ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग का ऑलमोस्ट 20% इंडिया के अंदर ले आती है, वो किस तरीके से इस डिवैल्यूएशन की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही है, इस बात के बारे में हम जानेंगे। और साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको गूगल के शेयर्स फ्री में देने वाला हूँ। जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात को समझने से कि किस तरीके से करेंसी की वैल्यूएशन को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। दोस्तों, करेंसी की डिवैल्यूएशन का मतलब है फिक्स्ड रेट सिस्टम के अंडर करेंसी की वैल्यूज का रिड्यूस हो जाना। इंडिया की जो करेंसी है रूपी, इसकी वैल्यूएशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम आरबीआई या जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये करती है। अब ये कैसे इस चीज को कंट्रोल करती है, इस बात को समझते हैं। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो अपने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जरूर सुना होगा। मतलब कि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होने लगती है तब उसकी डिमांड में कमी आ जाती है, वही अगर सप्लाई की कमी हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर ये एग्जांपल के साथ में इस बात को समझने की कोशिश करें तो इंडिया में कई बार आपने ये सिनेरियो होते हुए देखा होगा जहां पर प्याज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि उस वक्त प्याज की सप्लाई में कमी आ जाती है, फिर चाहे वो प्रोडक्शन ना होने की वजह से हो या कोई दूसरे रीजंस की वजह से, क्योंकि वही जैसे इसकी सप्लाई अधिक होने लगती है इसकी प्राइस में कमी आ जाती है। और इसी तरीके से सप्लाई को बढ़ाने का और घटाने का काम आरबीआई करता है रूपी के मामले में। दरअसल इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसे आरबीआई मेंटेन करता है। इस फॉरेक्स रिजर्व्स में 90% तक फॉरेन की करेंसीज होती है, जैसे डॉलर, यूरोज, पाउंड्स एक्सेट्रा जैसी करेंसीज होती है। ये फॉरेन करेंसीज इंडिया में तब आती है जब दूसरे देश की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती है। ये फॉरेन करेंसीज आरबीआई के पास में चली आती है, फिर आरबीआई डिसाइड करती है कि वो इन करेंसीज को फॉरेक्स रिजर्व्स में डालेगी या इसके बदले में रूपी को मार्केट में रिलीज करेगी। अगर आरबीआई रूपी को मार्केट में ज्यादा रिलीज कर देती है तब रूपी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, यानी इसका डिवैल्यूएशन होने लगता है। वही अगर आरबीआई रूपी की सप्लाई को कम कर देती है, यानी अपने जो फॉरेन करेंसीज है उन्हें कन्वर्ट नहीं करती, तो बेसिकली आरबीआई रूपी की सप्लाई को कंट्रोल करके इसके वैल्यूएशन को बढ़ा सकती है और बेसिकली इसी तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज आरबीआई दोनों चीजें कर सकती है। तो चलिए अब समझते हैं कि वैल्यूएशन को कम क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जो है रूपी की वैल्यू कम करने के लिए वो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। रूपी यूएस डॉलर के मुकाबले में जितना कम होगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे। ये भी एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। सपोज कि इंडिया अपने यहां से एक एप्पल को अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहती है। अब $1 सपोज 50 रुपीज के पास में चल रहा है, लेकिन इंडिया ज्यादा फायदा यहां पर करना चाहती है, तो इंडिया अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन रूपी की कम कर देती है। और इस वैल्यूएशन कम करने के बाद में हम अज्यूम करें कि $1 100 रुपीज तक कर देती है, तो यहाँ पर किस तरीके से उसके इफेक्ट्स होंगे वो देखते हैं। अब इस तरीके की डिवैल्यूएशन की वजह से अमेरिका के लिए सस्ता हो जाएगा इंडिया से एपोर्ट इंपोर्ट कराना। पहले $1 में उन्हें एक एप्पल मिल रहा था, लेकिन क्योंकि अभी वो $100 तक पहुंच गया है तो $1 में उन्हें 2 एप्पल मिल जाएंगे। अमेरिका के नजरिए से देखें तो ये चीज उनके लिए बहुत फायदेमंद है और इंडिया को यहां पर अपने एप्पल्स एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। रुपए की डिवैल्यूएशन करने का दूसरा बड़ा फायदा होता है कि जो करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है डॉलर के कंपैरिजन में, उसमें ज्यादा डिफरेंस आने से रोका जा सकता है। जैसे अगर $1 की वैल्यू ₹70 के इक्वल है तो कल सीधे ₹75 पर ना जाए, इसके लिए भी डिवैल्यूएशन करना नेसेसरी होता है, क्योंकि इतने फ्रीक्वेंटली अगर वैल्यूएशन के अंदर चेंजेस आते हैं, इतने डिफरेंसेस आते हैं, तो इंडिया को इकोनॉमिक लेवल पे बहुत नुकसान हो सकता है। बेसिकली अगर कोई ऐसी डीलिंग्स डिसाइड हो चुकी है डॉलर या रुपी दोनों के टर्म्स में, तो दोनों तरफ जो भी ट्रेडर्स होंगे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान इतने बड़े डिवैल्यूएशंस की वजह से आ सकता है। तो इससे सेफगार्ड करने के लिए आरबीआई रुपी का डिवैल्यूएशन करती है। पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप सभी को माइंड में रखना चाहिए। और वैसे भी हम इंडियंस डेली बेसिस पर कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखना, अमेजोन पर शॉपिंग करना और कई लोग एप्पल के फोन्स भी यूज करते हैं। एप्पल, टेस्ला, गूगल इन जैसी कई सारी कंपनीज की ग्रोथ काफी अच्छी रही है और आप यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो। मतलब एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट। यूएस स्टॉक्स में इंडिया से इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे चार्जेस और कमीशंस इन्वॉल्व थे, बट आईएनडी मनी ऐप ने ये सब सॉल्व कर दिया है। यहाँ जीरो अकाउंट ओपनिंग एंड जीरो मेंटेनेंस फीस है, जीरो ब्रोकरेज फीस है यूएस स्टॉक्स बाय और सेल करने पे, और आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। सो आपकी फेवरेट यूएस कंपनीज और ETF में एक छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इमेजिन टेस्ला, गूगल या एप्पल्स के शेयर्स आपके पास ₹10,000 to 20,000 में आ जाए, और बिकॉज ये फेस्टिव टाइम है और मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, तो आप सबको आईएनडी मनी के साथ में मिलकर मैं गूगल के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। बस आपको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, और इसके बाद में आपको गूगल के फ्री शेयर्स रिवॉर्ड सेक्शंस में मिल जाएंगे। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आईएनडी मनी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और PT गूगल कोड साइन अप के टाइम पे एंटर करने से आपको गूगल के शेयर्स फ्री में आपके रिवॉर्ड सेक्शंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड करें। अब बात करते हैं तीसरे बड़े रीजन की जिसके कारण आरबीआई रुपीस की डिवैल्यूएशन करती है, और ये रीजन है मार्केट में रुपये की लिक्विडिटी को इंक्रीज करना। मतलब कि मार्केट में ज्यादा रुपये रहे, लोगों के पास में ज्यादा पैसे रहे तो वो खर्च भी कर सके। बेसिकली कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन भी आप इसे कह सकते हो। बेसिकली अगर इकोनॉमी में पैसा चलते रहता है तो उसके वजह से इकोनॉमिक स्पेंडिंग लोगों की बढ़ती है अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, और वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए हेल्दी माना जाता है। इसके कारण आप देखते होंगे कि जब भी डाउनफॉल आता है किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर, तब अचानक से कुछ महीनों तक या कुछ केसेस में कुछ सालों तक आरबीआई जो है ज्यादा रुपये प्रिंट करने लगती है या उस कंट्री की रिस्पेक्टिव करेंसी प्रिंट करने लगती है। तो ये तीन बड़े रीजंस है जिसके कारण रुपये का डिवैल्यूएशन किया जाता है। अब बात करते हैं रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से देश को होने वाले फायदों की। तो जैसे अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि देश के एक्सपोर्ट्स इस वजह से बढ़ते हैं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है इनकम का बढ़ना, और रुपये की डिवैल्यूएशन से इंपोर्ट्स में कमी आती है जिसके कारण जो पेमेंट हमारा बैलेंस होता है वो इंप्रूव होता है। बेसिकली हमारे ट्रेड डेफिसिट्स कम होते हैं रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। जैसे आज जो इंडिया की सर्विस सेक्टर या स्पेसिफिकली कहें तो आईटी इंडस्ट्री है, इसके इतने बड़े होने के पीछे का एक रीजन जो है वो है रुपये का डिवैल्यूएशन, क्योंकि दूसरे कंट्री कंपनीज इंडिया के अंदर चीप प्राइसेस पे सर्विसेज इंपोर्ट करा सकती है। बेसिकली उनके कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में अगर वो रुपीस में किसी को हायर करते हैं तो उन्हें वो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसके कारण खुद की कंट्री के मुकाबले वो इंडिया जैसी कंट्रीज में से अपना काम करवाते हैं और पैसा जो है फॉरेन रिजर्व्स के तौर पर इंडिया में आता है। और सिर्फ सर्विस सेक्टर ही नहीं बल्कि जो लो लेवल पर वर्कर्स काम करते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन में, उन्हें भी इसके वजह से ओवर द पाइपलाइन एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इससे जीडीपी की ग्रोथ आती है। लेकिन रुपये के डिवैल्यूएशन होने की वजह से देश का हमेशा फायदा नहीं बल्कि नुकसान भी होता है। जैसे किसी देश के लिए किसी भी चीज को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। साथ ही दूसरे कंट्रीज जहां इंडियन करेंसी की वैल्यू उनकी करेंसी की वैल्यू से कम होती है, वहां की एजुकेशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। साथ साथ अगर आप बिजनेस के लिए, टूरिज्म के मामले में या वहां पे से कोई भी चीज खरीदते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाती है क्योंकि आपकी लोकल करेंसी की वैल्यू कम है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रुपये की वैल्यू कम करने का, वो है ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी का क्रिएट हो जाना, और इसके वजह से रिसेशन या बेसिकली मंदी का भी खतरा बढ़ सकता है जो कि आगे जाकर कंट्री को ज्यादा बड़ा नुकसान भी दे सकता है। अगर इन कंक्लूजन कहे तो किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू वहां के डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं करती। बहुत सारी कंट्रीज है, चाइना है, जापान है, जिनके करेंसी की वैल्यू डॉलर कंपैरिजन में रुपये के आसपास या हमारे से भी कम आती है, लेकिन आप सब जानते होंगे कि डेवलपमेंट के मामले में, प्रोग्रेस के मामले में वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है। तो करेंसी की डिवैल्यूएशन देश के लिए हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं करती बल्कि इसका पॉजिटिव साइड भी होता है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आईएनडी मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड करने पर आपको गूगल के फ्री शेयर्स मिलेंगे और इन्हें क्लेम करना मत भूलना। और अगर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो साइन अप के समय PT गूगल इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। आईएनडी मनी को ओवर 2 मिलियन इंडियंस अपने फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं और इसे आप भी जरूर डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस को हमने यूज किया है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप चाहते हैं इन डिटेल इन टॉपिक्स को जानना तो आप जाकर चेक कर सकते हो।